प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आप सभी की याद होगा, अब हम 11वीं क्लास का जो सेकंड वाला पाठ्यखंड है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर जो बच्चों आपकी पहली यूनिट है आपकी, वैसे तो हमारे जो खंड क्या होगा बच्चों, ये भी आपका एग्जाम में 35 नंबर का आपका इसमें से आएगा। और इसके अंदर जो बच्चों आपकी पहली यूनिट है, ठीक है, स्थूल द्रव्य के गुण। ठीक है, अब ये जो आपकी यूनिट बच्चों आपके एग्जाम में जाती है, ये 10 नंबर की यूनिट आपकी बनती है। कितने नंबर की बनती है बच्चों आपके? 10 मार्क्स की। ठीक है, और इस यूनिट के अंदर बच्चों आपके 3 चैप्टर आते हैं। तो आपके बच्चों याद होगा कि हम जो पहला चैप्टर था इसका, ठोसों के यांत्रिक गुण, इसको हम बच्चों पढ़ चुके हैं। ये यूनिट आपके लगभग ये चैप्टर आपका 3 नंबर के आसपास का है। आज जो हम बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आपका तरलों के यांत्रिक गुण, ये जो चैप्टर आपका होगा बच्चों लगभग 4 नंबर का आपका इसमें से एग्जाम पूछा जाता है। इसको बच्चों बाद में करेंगे, ये 3 नंबर का आता है। तो ओवरऑल देखा जाता है टोटल बच्चों ये 10 नंबर आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तरलों के यांत्रिक गुण। आइए बच्चों, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर अपना 9। ठीक है, वैसे हमारी बच्चों ये जो चैप्टर रहने वाला आपका 9 तरलों के यांत्रिक गुण, ये सेकंड पार्ट का 11वीं क्लास के जो हमारा सेकंड पार्ट रहता है, जिसको हम खंड ख के नाम से जानते हैं बच्चों, उसकी पहली यूनिट का आपका चैप्टर नंबर 2 रहेगा। लेकिन एनसीईआरटी की किताब के अकॉर्डिंग बच्चों हमारा ये चैप्टर नंबर 9 जाता है। आज जो इसका बच्चों लेक्चर नंबर होगा, या आज इसका बच्चों पहला लेक्चर होगा ये वाला। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में देखिए बच्चों स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर आज प्रेशर से, कि दाब क्या है क्या नहीं है। तो नॉर्मली हम ये जानते हैं बच्चों, एक तो हम तरल माध्यम से देखेंगे कि हमारे जो चैप्टर का नाम था बच्चों आपका होता है तरलों के यांत्रिक गुण, कि जो तरल पदार्थ होते हैं बच्चों किस तरह का होता है। तो तरल पदार्थ नॉर्मली क्या है बच्चों, की जो बहने का गुण रखता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान में बच्चों जा सकता है। ठीक है, उसमें आपका द्रव्य आ जाता है, उसमें आपकी गैस आ जाती है बच्चों। ठीक है, जो ठोस पार्टिकल होते हैं बच्चों आपके, वो बह नहीं सकते, वो एक जगह जहां रखे हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे जब तक उस पर कोई बल ना लगे। ठीक है, लेकिन तरलों में, यानी कि जैसे द्रव हो गया और गैस हो गया, इसमें बहने का गुण होता है बच्चों। ठीक है, हमें अपने आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ, हम ऐसे अपने आसपास बहुत से पदार्थ देखते हैं जिनका निश्चित आकार व आयतन होता है, तथा उनमें उनमें स्थित स्थिति विशेष में बने रहने की प्रवृत्ति होती है। प्रकृति में ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें प्रवाहित होने का स्वभाव होता है। ठीक है, नॉर्मली जैसे भी आपको बताया कि द्रव बह सकता है, गैस बह सकती है ना। आपने कई बार ऐसा बच्चों रूम में देखा होगा कि जैसे हम ड्यू को प्रेस करते हैं तो हमारे जो गेट के पास को एंट्री करता है वो भी कहता है कि इस रूम में आपके बच्चों कोई स्मेल आ रही है ना, या कोई आपके परफ्यूम आपने लगाया तो कौन सा वाला लगाया। तो चूंकि वो वहां तक पहुंच जाता है, वो ट्रेवल करता है, वो तरह मतलब गति करता है। ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। पानी आपने देखा होगा बच्चों कि अगर आप कहीं गिलास में पानी बिखर जाता है आपको, तो पानी कुछ दूरी को तय करता है, अपना आप तय करता है, यानी कि उसमें बहने का गुण होता है। नॉर्मली बच्चों हम देखते हैं कि जो पानी होता है आपका, वो ऊंचे तल से हमेशा नीचे तल की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है बच्चों आपके? तो देखिए, इसी आधार पर पदार्थों का ठोसों, द्रव तथा गैस के रूप में वर्गीकरण बच्चों किया जाता है। बातें समझ में आ पाई आपके? कि तरल पदार्थ हमारा बच्चों क्या होगा? तरल पदार्थ वह पदार्थ होगा जिसमें बहने का गुण होता है। ठीक है, जो एक स्थान से बच्चों दूसरे स्थान पर जा सकता है। अब इसके बच्चों तरलों, अगर हम देखें यहाँ पे तरल के माध्यम के बारे में, तरल के बारे में, तो उसके कुछ विशेष गुण होते हैं या विलक्षण हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों। जैसे तरल पदार्थ में अणुओं या परमाणु की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, ये ऐच्छिक रूप से यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार रहते हैं। ठीक है, नंबर 2, तरल पदार्थ स्पर्शीय व विरूपक बल का लंबे समय तक प्रतिकार यानी कि विरोध नहीं कर पाते, और अपरूपक प्रतिबल यानी कि अपरूपक प्रतिबल लगाते हैं, व्यवहार प्रवाहमान हो जाते हैं। प्रतिबल लगाते हैं, प्रवाहमान यानी कि बहने लगते हैं। ठीक है, नंबर 3, तरल का कोई निश्चित आकार नहीं होता, यह इसे धारण करने वाले पात्र का ही स्वरूप ग्रहण कर लेता है, और इनका कोई दृढ़ता गुणांक नहीं होता। आपने देखा होगा जो तरल पदार्थ होते हैं उसको जिस बर्तन में ढाला जाता है वो उसी का आकार ले लेता है। अगर आप मान लो पानी लेकर आते हैं, है ना, पानी को अगर आप कटोरी में डालते हैं तो वो कटोरी का आकार ले लेगा। अगर आप गिलास में रखते हैं तो गिलास का आकार ले लेगा। अगर आप भिगोने में रखते हैं बच्चों को तो भिगोने का आकार ले लेगा। ठीक है, तो उसका कोई कोई अपना आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन बच्चों आयतन निश्चित होता है। अगर आप मान लो बाजार में जाते हैं और बाजार से 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, ठीक है,
तो कोल्ड ड्रिंक तो 2 लीटर ही आई ना, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर ही है, ठीक है। और मान लो घर पे आपके 10 मेहमान आते हैं तो उसके लिए आपको उस कोल्ड ड्रिंक को 10 गिलासों में डालना होगा, है ना। तो जैसे आप 10 गिलासों में डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि 10 गिलासों में जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक डाल दो 5 लीटर बन जाएगी, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक वो 2 लीटर ही रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि बच्चों तरल, यानी कि तरल में अगर हम याद कर बात करें, 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं, द्रव्य और गैस में। तो जो द्रव हमारा पार्टिकल आता है बच्चों, द्रव वह तरल होगा, द्रव वह तरल होगा जिसका बच्चों आकार निश्चित नहीं होता परंतु आयतन निश्चित होता है। अगर 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक थी, चाहे आप उसको 10 गिलास में डाल लीजिए, चाहे उसको आप 5 गिलास में डाल लीजिए, वो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक ही रहेगी। बात समझ में आ पा रही है बच्चों आपके? तो उससे हम यहाँ पर ये समझ पाते हैं कि उसका आयतन नहीं बढ़ रहा है, आयतन नहीं घट रहा है, आयतन उतना का उतना ही है, बस उसका आकार चेंज हो जाएगा। अगर आप उसको जिस बर्तन में ढालेंगे या जिस बर्तन में करके आप उसको देंगे, वो उसी का रूप ग्रहण कर लेगा, धारण कर लेगा। जबकि बच्चों अगर हम बात करें गैस की, तो गैस एक ऐसा तरल पदार्थ है जिसका खुद का अपना ना तो कोई आकार होता है, ना ही खुद का अपना कोई आयतन होता है। गैस एक ऐसा पदार्थ है, इसको संपीड़ित या संपीड़न किया जा सकता है, यानी कि इसको छोटे से छोटे आकार में भी लेके आया जा सकता है। आपने देखा होगा कि गैस जो होती है आपकी घर के सिलेंडर में होती है, ठीक है। और वो छोटी सी गैस को अगर उसको और संपीड़ित कर दिया तो वो ड्यू के अंदर भी आती है ना। छोटा सा स्पेस जो होता है आपके पास में घरों पर जो रखा होता है, तो तरल का कोई निश्चित आकार नहीं होता, यह इसे धारण करने वाले पात्र का ही स्वरूप ग्रहण कर लेता है, अतः इसका कोई दृढ़ता गुणांक नहीं होता। नंबर 4, तरल अपने सतह के लंबवत बल लगाते हैं और सहन भी कर सकते हैं। तरल का आयतन प्रत्यास्थ गुणांक होता है, तरल का आयतन प्रत्यास्थ गुणांक बच्चों होता है। नंबर 5, तरल पदार्थों का यंग प्रत्यास्थ गुणांक भी नहीं होता, तरल पदार्थों का बच्चों यंग प्रत्यास्थ गुणांक भी नहीं होता, क्योंकि यंग प्रत्यास्थ गुणांक नॉर्मली हम वहां पर लेके चलते हैं जहां पर उसके लंबाई में बच्चों परिवर्तन आता होगा, लेकिन यहाँ तो आयतन परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो तरल पदार्थ की बच्चों ये कुछ विशेषताएं होती हैं, आपको ये याद रखनी होगी। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों दाब के बारे में, प्रेशर के बारे में। तो नॉर्मली बच्चों हम जानते हैं कि जो दाब होता है आपका एक तरीके से किसी वस्तु पर लगाया गया परपेंडिकुलर बल यानी कि फोर्स होता है। आप जब भी किसी तल पर आप लंबवत बल लगाते हैं, उस लंबवत लगाए गए बल को उस तल पर दाब कहते हैं, ठीक है। तो दाब के लगाने का मतलब होता है एक तरीके से हम किसी वस्तु बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपने जैसे देखा होगा यहाँ पर कि घरों पे अगर हम अपने घर पे जैसे सुई रखी हुई होती है, जब उसको सुई को अपने हाथ पे पिन करते हैं तो बच्चों वो पिन सुई जो होती है वो चुभ जाती है ना, वहां से आपका ब्लड निकलने लगता है। लेकिन अगर उसी हिस्से पे अगर हम एक उंगली को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता है। तो अब इसका क्या मतलब है यहाँ पर? इसका मतलब बच्चों यहाँ पर ये हो गया कि जब हम किसी पिन को पिन करते हैं अपने हाथ पे, उसको प्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं, उसको फोर्स लगाते हैं, तो वो बहुत नुकीली होती है। नुकीली होने का मतलब ये होता है कि उसका एरिया बच्चों कम होता है, जिस वजह से जैसे हम उसको दबाते हैं यानी कि बल लगाते हैं तो वो प्रेशर की वजह से अंदर की तरफ चली जाती है। लेकिन जब उंगली की बात आती है तो उंगली भी उसी दाब से लगा रहे, सॉरी उसी बल से लगा रहे, लेकिन उसका एरिया ज्यादा हो जाने की वजह से, जैसे ये जो उंगली होती है इसका एरिया जैसे ज्यादा होता है, तो ज्यादा होने की वजह से बच्चों यहाँ पर बल लगा देने से प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम हो जाने से बच्चों वो उंगली उस हाथ पर कोई असर नहीं डालती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया बच्चों की जो दाब होता है किसी तल पर लगाए गए बल के मान पर तो निर्भर करता ही करता है, साथ में ये बल मतलब बल पर निर्भर करता है, साथ में ये उस तल पर लगाए गए जो क्षेत्रफल आपका होगा, जिस तल पर आप लगा रहे हैं इसको, यानी कि उसके एरिया पे बच्चों डिपेंड करता है। इसलिए हमारा जो यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला बनता है इसका प्रेशर का, दाब का, पी का, वो बनता है बच्चों F/A। अब F/A में बच्चों यहाँ पे दिखाया जाता है कि जितना ज्यादा एरिया होगा उसका आपका उतना आपको कम बल लगता है। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, यदि नुकीली पिन त्वचा पर बल लगाकर दबाई जाती है तो वह त्वचा में चुभ जाती है, लेकिन यदि हम अपने अंगूठे संपर्क क्षेत्र अधिक होगा तो उतना ही बल से त्वचा को दबाएं तो कोई प्रभाव बच्चों नहीं पड़ता है। सर्कस में करतब दिखाने वाले की छाती पर रखे लकड़ी के तख्ते पर हाथी के पैर रखने से भी उस पर कोई हानि नहीं होती, क्योंकि जैसे वो तख्ते पैर रखता है बच्चों तो उसका एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। जब एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसलिए वहां पर बच्चों प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि एरिया जब ज्यादा हो जाएगा तो दाब ऑटोमेटिकली बच्चों कम हो जाता है, ठीक है। तो जिससे वहां पर कोई प्रभाव बच्चों नहीं पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है कि बल के साथ साथ वह क्षेत्रफल भी महत्वपूर्ण होता है जिस पर वह बल आरोपित किया जा रहा है।
वह क्षेत्रफल, वह क्षेत्र जिस पर बल आरोपित किया जाता है, जितना जितना कम होगा बल का प्रतिघात उतना ही अधिक होगा। इसके इसी प्रतिघात को बच्चों क्या कहते हैं, हम यहाँ पर दाब कहते हैं। तो उसको किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है बच्चों, ध्यान देंगे। देखिए बच्चों, इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। मान लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर कोई एक तल है, ठीक है। यहाँ पे जैसा आपको एक तल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर आपको एक तल, ये तल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास में बच्चों ये तल है यहाँ पर कोई, ठीक है। इस तल का अपना एरिया होगा, ये मान लेते हैं कि इस तल का जो एरिया होगा वो ए होगा। और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत जो हम फोर्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे लंबवत बल अप्लाई किया है, ठीक है। हम यहाँ दिखा पा रहे हैं बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर ये एफ फोर्स को अप्लाई किया है, तो किसी भी तल पर लगाया गया जो लंबवत बल होगा और उस तल के क्षेत्रफल के अनुपात को उस वस्तु या उस पिंड पर या उस तल पर हम यहाँ पर बच्चों दाब कहते हैं, ठीक है। तो उसकी परिभाषा देने के लिए अगर यहाँ पे बच्चों इसको ए को एक मान लिया जाता है, यदि ए को मान लें कि 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो देन जैसे ही वैल्यू रखेंगे बच्चों आपको यहाँ पर आ जाएगा एफ अपॉन में 1 आ जाएगा। और तो इसका मतलब यहाँ से बच्चों आपको हो जाएगा पी बराबर एफ हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों उसको परिभाषित किया जा सकता है कि अर्थात किसी पृष्ठ के प्रति एकांक यानी कि एक एरिया, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबत, अभिलंबत यानी कि परपेंडिकुलर बल को बच्चों क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि ए का मात्रा बच्चों मीटर स्क्वायर हो, बल का मात्रा आपका एफ यानी कि न्यूटन में हो, तब बल अभिलंबत कार्य करता है, तब आपको वैल्यू बच्चों जो दाब की निकल कर आएगी वो क्या निकल के आपकी आ जाती है, दाब बराबर लंबवत बल बटे क्षेत्रफल। जिससे यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा पी बराबर एफ अपॉन ए, ठीक है। समीकरण नंबर बच्चों उसको 1 मान रखा है यहाँ पे हमने। तो उपयुक्त समीकरण बच्चों हमको यहाँ पर यह समझाती है कि जो पी होता है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक डिपेंड करता है कि पी जो प्रोपोर्शनल होगा बच्चों वो एफ के होगा। जितना ज्यादा दाब होगा उतना ज्यादा बल आपका, सॉरी जितना ज्यादा आपका बल होगा उतना ज्यादा बच्चों आपका दाब लगेगा। दूसरा आपको ये बताता है कि पी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए, इसका मतलब होगा कि जब क्षेत्रफल बच्चों बढ़ जाता है तो दाब की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब की वैल्यू ऑटोमेटिकली बच्चों कम हो जाएगी, ठीक है। इसका बच्चों आपने एग्जांपल देखा होगा कई बार, जब आप घरों में रहते हैं तो जब आपके तख्त पे, अपनी खाट पे, बेड पे बैठते हैं तो आपने कई बार देखा होगा बच्चों कि जब आप से उस बेड पे लेटते हैं तो लेट जाने से आपका जो वेट होता है बॉडी का, है ना, और जब आप लेट जाते हैं उस बेड पे तो उस बेड पे लेटने के बाद आपके शरीर का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों बढ़ जाता है। तो आपने कई बार नोटिस किया होगा बच्चों कि वो गद्दा आपका दबता नहीं है, क्योंकि वहां पर दाब की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। आपने उसी गद्दे पे देखा होगा, बेड पे देखा होगा खड़े होके कि जब 2 पैर से खड़े होते हैं उस पे खड़े हो जाते हैं तो आपका भार तो उतना ही है, लेकिन जब 2 पैर से खड़े हुए होते हैं बच्चों तो आपका एरिया कम हो जाता है और दाब की वैल्यू बढ़ जाती है, जिस वजह से वहां पर वो दब जाता है, ठीक है। आप बच्चों नोटिस करना कि आप अपने एक पैर को और उठा लेना, जब आप अपने एक पैर को और उठा लेंगे तो बच्चों वहां पर दाब की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका क्षेत्रफल कम हो जाता है। जितना कम क्षेत्रफल होगा बच्चों उतना बच्चों आपका दाब यहाँ पर बढ़ने लगेगा, उतना ज्यादा दाब आपका लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर हो पा रही होगी। तो एक तरीके से हम यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं, अगर आप देखें कि डेल्टा ए यानी कि एरिया बहुत सूक्ष्म है तो उस केस में आपका यहाँ पर पी आ जाएगा आपका डेल्टा, सॉरी डी एफ अपॉन डी ए। ऐसे पद्धति में बल का मात्रक बच्चों होता है न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी कहते हैं बच्चों। दाब का मात्रक यहाँ पे एक पास्कल भी लेके चलते हैं, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक हो जाता है बच्चों डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि बल, सॉरी दाब आपकी एक अदिश राशि होती है, इसलिए इसका जो मात्रक यहाँ पर जाएगा, सॉरी वीमस जो जाएगी बच्चों, वीमस की जाएगी यहाँ पे दाब की, बल की, जैसे यहाँ पे देखा ना एफ यहाँ पे आपका बल है, बल की होती है एम एल टी की पावर माइनस के 2, यहाँ पे मीटर की जाएगी एल की पावर 2, तो आपका हो जाएगा बच्चों एम एल की पावर माइनस के 1 टी की पावर माइनस के 2, ये इसकी बच्चों वीम हो जाएगी, ठीक है। दाब कैसी राशि है बच्चों आपकी, दाब बच्चों आपकी एक यहाँ पर अदिश राशि होती है। तो आपको ये याद रखना है, इस पर क्वेश्चंस काफी सारे आपसे पूछे जाते हैं बच्चों। चलिए दूसरा आपको बच्चों कॉम्बिनेशन याद रखना है कि अगर एक बार है तो बार क्या होगा, टोर है तो टोर क्या होगा, वायुमंडल है तो क्या होगा। तो दाब के बच्चों यहाँ पर कई मात्रक होते हैं, पास्कल भी दाब का मात्रक होता है, बार भी बच्चों दाब का मात्रक होता है, मिली बार भी दाब का मात्रक होता है, टोर भी बार का, सॉरी दाब का मात्रक होता है, वायुमंडल भी बच्चों दाब का मात्रक होता है।
तो अगर कहीं बच्चों लिखा मिले आपको 1 पास्कल, तो उसका मतलब होता है 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन/मीटर स्क्वायर या 10⁹ ठीक है। दाब के अन्य मात्रक, अगर कहीं आपको बार लिखा मिलता है तो आपको ये लिखना होगा बच्चों, 1 बार बराबर होता है 10 के बाद बच्चों 5 पास्कल, या 1 मिली बार बराबर आपको होता है 10 के बाद 2 पास्कल, ठीक है। और टोर के लिखा मिले तो टोर का मतलब होता है बच्चों 133 पास्कल, ठीक है, या 1 मिली बार मिलीमीटर पारा स्तंभ, ठीक है। दूसरा एक वायुमंडलीय दाब आपका होता है बच्चों 1.013 × 10⁵ पास्कल, या इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ, ठीक है। तो बच्चों दाब के ही अन्य अन्य मात्रक हैं जो आपको कॉम्बिनेशन में याद रखने होंगे कि कई बार अगर आपको वायुमंडल में वैल्यू दे दी जाती है तो आपको उसको कन्वर्ट करने के लिए 1.013 × 10⁵ से बच्चों मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तब जाके वो पास्कल बनेगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब यहाँ पर देख लेते हैं पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या कहता है बच्चों? पास्कल का नियम ये कहता है कि यदि किसी भी वस्तु पर अगर हम दाब लगाते हैं तो उसके दीवारों पर समान मात्रा में दाब संचरित हो जाता है, समान मात्रा में दाब संचरण हो जाता है, यानी कि सब दिशाओं में वो समान रूप से लगेगा बच्चों, एक दिशा में एक जगह नहीं लगेगा। मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे आपका कि जैसे अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, ठीक है, जैसे अगर बच्चों हम यहाँ पे देख लें कि यहाँ से सारे आपके पिंड बाहर निकल रहे हैं, तो अगर बच्चों मैं इसमें ऐसा मान लेता हूँ कि मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे ये जो था दाब, ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे इसको इस तरीके से मान लेते हैं कि आपने इस हिस्से में प्रेशर लगाया इस तरीके से, ये बच्चों आपने एफ लगा दिया। मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, द्रव्य में दाब के संचरण के संबंध में वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल ने सन 1653 में एक नियम प्रतिपादित किया जो ब्लेस पास्कल का नियम कहलाता है। इसे द्रव के दाब संचरण का नियम भी कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि किसी बर्तन में रखे द्रव की संतुलन अवस्था में द्रव के किसी भाग पर आरोपित दाब किसी दाब बिना किसी शय के द्रव के द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से परिमाण में संचरण की दिशा में कार्य करने लगता है। मतलब क्या है कि आपने जैसे इस एरिया पे, जैसे मान लो कि ये वाला आपका एरिया होगा ए, ठीक है, ये तो पॉइंट है आपका, इस एरिया में आपने एफ लगाया, बल लगाया, तो इसका मतलब दाब लग गया। तो दाब का मतलब होता है बच्चों कि अगर ये दाब आपने ऊपर लगाया तो ये जो लिक्विड आपके पास भरा हुआ है स्पीकर में, तो ये समान जो आपके रबड़ लगी हुई है ना बच्चों, समान रूप से सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होगा, समान रूप से फैलेगा, यानी कि ये उसी दिशा में, मतलब ये भी आगे की तरफ बढ़ेगी, ये भी आगे की तरफ बढ़ेगी बच्चों, और ये भी बच्चों आपकी आगे की तरफ बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर ऊपर से प्रेशर लगाया तो केवल नीचे वाली नीचे आगे की तरफ बढ़ेगी, ये फिक्स रहेंगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये भी आगे की तरफ बढ़ेंगे, हर हिस्सा बढ़ रहा है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? चूंकि ये तो कांच का हिस्सा होगा तो हमें यहाँ बच्चों यहाँ नहीं चलता पता, हमें जो हमने रबड़ लगा रखी है वो अपने स्थान से हिलेगी, ठीक है, तो हमें इसका पता बच्चों यहाँ पर ही चलेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपका पास्कल का नियम आपको ये याद रखना होगा। अगर आपका एग्जाम पास्कल का नियम आता है बच्चों तो आपको ये हेडिंग लिख के आना है, साथ में आपको डायग्राम ये वाला बना के आ जाना है, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहता है कि ऊंची एड़ी के जूते पहन 50 किलोग्राम, यानी कि आपको बच्चों दे दिए यहाँ पे m बराबर 50 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम सहित की कोई बालिका अपने शरीर को 1.0 सेंटीमीटर व्यास, आपको दे दिया व्यास कितना है 1.0 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों अगर रेडियस निकालते हैं, जब त्रिज्या निकल कर आएगी, यानी कि आर हम निकालते हैं तो 1/2 निकल कर आ जाएगा, सेंटीमीटर इसको बदलेंगे बच्चों मीटर में तो 1/2 गुना 10 की पावर बच्चों कितना जाएगा आपका -2 मीटर, ठीक है। इसको भाग कर लेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 0.5 × 10 की पावर -2 मीटर, या इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 5 × 10 की पावर -3 मीटर। तो ये आर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये कहता है आपसे कि एक ही वृत्ताकार बोला है बच्चों, तो उसका एरिया जो लिया जाएगा वो पाई आर स्क्वायर लिया जाएगा, ठीक है। एडी पर संतुलित किए हुए है तो क्षैतिज फर्श पर एडी द्वारा आरोपित दाब बताना आपको बच्चों कितना होगा। क्या बताना है आपको बच्चों? यहाँ पे दाब बताना है, यानी कि पी बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लगा लेंगे? पी बराबर आपका जाएगा बच्चों F/A। अब F/A की जगह लिख लेंगे बच्चों mg, अपॉन ए की जगह लिख लेंगे बच्चों पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 50, g का मान कितना है बच्चों 9.8, दे नहीं रखा, जब वैल्यू आपको बच्चों ना दे रखे हो तो उस केस में आपको g की वैल्यू लेके चलनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में
पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 होगी। इसका मान 5 गुना 10 माइनस के 6 पावर हो जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों, जब इसको देखेंगे यहाँ से काटेंगे तो 5 से इसको काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा, ठीक है। 10 के गुना करेंगे इसमें तो 98 हो जाएगा, ठीक है। 98 और यहाँ से हटाएंगे बच्चों तो ऊपर 2 जीरो चली जाएंगी, ठीक है। इसकी इसमें गुना करेंगे तो यहाँ से बच्चों आपका 98 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बच्चों यहाँ से आ जाएगा, अगर उसको देखा जाए तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, या तो आप इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, एक काम करते हैं इसको इसमें गुना कर देंगे तो आपके बच्चों वैल्यू बन जाती है यहाँ पे P बराबर 98 बटे 314 गुना 5, ऊपर जाके पावर बच्चों प्लस हो जाएंगे और 2 पावर ये वाली हैं तो बच्चों पावर आपके जाएंगे 8, ठीक है। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है आपके। तो इसको अगर 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 49 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 157, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों P बराबर 49 अपॉन में 157 गुना 5 गुना 10 की पावर बच्चों 8, ठीक है। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो आपकी वैल्यू निकल कर जाएगी P बराबर 0 पॉइंट कितनी वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों आपकी 0.06624, ठीक है। 10 की पावर बच्चों आपके कितने निकल कर आएगी 8 निकल कर आएगी। और जब इसके बच्चों गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.24 इंटू 10 की पावर बच्चों 6 आ जाएगा न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब आगे चल लेते हैं। आगे कहता है बच्चों आपसे कि रुधिर आधार के समय किसी शरीका में जहां पर दाब, आपको बच्चों दाब दे रखा P बराबर 2000 पास्कल, ठीक है। एक सुई धसाई जाती है, रुधिर के पात्र को किस ऊंचाई पर रखा जाए, यानी कि आपसे H पूछ लिया गया है, ठीक है, ताकि शरीर में रक्त ठीक ठीक प्रवेश कर सके। रुधिर संपूर्ण रुधिर का घनत्व आपको जो दे रखा है बच्चों, रो जो आपको दे रखा है उसकी वैल्यू दे रखी है 1.06 इंटू 10 की पावर बच्चों 3, ठीक है। जी का मान नहीं दे रखा तो जी की वैल्यू जब ना दे रखी है बच्चों तो 9.8 उसको रख के चल लेते हैं। 9.8 बच्चों आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो आपने एक फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर पढ़ते हैं कि अगर घनत्व के बारे में बात करें यहाँ पे तो आपका जो द्रव के घनत्व में बात आती है बच्चों कि अगर आपके पास मान लो कोई बीकर है और यहाँ पे आपका ये कोई लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पर ये वाला इस तरीके से ये मान लो आपका पानी बच्चों यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे आपके पास में बच्चों यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, इसमें आपके पास में बच्चों यहाँ पर कोई पात्र है, इस तरीके से बच्चों आपके पास में मान लेते कोई पात्र रखा हुआ होगा, है ना। तो जब ये पात्र रखा होगा तो इस पे जो इसका एरिया जाता है बच्चों यहाँ पे ये एरिया, ठीक है। ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे बच्चों मान के चलें कि पॉइंट P होगा, ये वाला पॉइंट मान के चलें बच्चों पॉइंट P डैश होगा, तो हम देखते हैं कि ये H हाइट नीचे चला जाता है, उसमें यहाँ पे इसका रो काम करता है, यहाँ पे आपका घनत्व इसका काम कर रहा होगा। तो उस केस में जो ऊपर और नीचे वाले जो पॉइंट जितने भी पार्टिकल्स के रहे होंगे तो उस पर जो घनत्व बच्चों काम करता है आपका, उसमें आपका फॉर्मूला आता है P बराबर और रो जी एच, ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से जब बच्चों H को निकाला जाएगा तो H बराबर आपका जाएगा यहाँ पे P अपॉन रो जी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को रखा जाएगा, ऊपर वैल्यू रखी जाएगी बच्चों 2000, नीचे आपका आ जाएगा रो की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी 1.06 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। और इंटू में जी की वैल्यू जाएगी बच्चों 9.8, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप यहाँ से ये पावर से आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हटाएंगे यहाँ से हटाएंगे, ऊपर 3 जीरो चली जाएंगी बच्चों, ठीक है। और इसको अगर डिवाइड कर लेते हैं आप तो यहाँ से 49 बार यानी कि 49 बार कट जाएगा। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे आपका जाएगा ऊपर 1000, नीचे आपका आ जाएगा 49 इंटू 106 आ जाएगा, ठीक है।
तो जब इसको आप डिवाइड करें तो 1.193 के अराउंड जाएगा, और लगभग लगभग इसको मान के चलेते हैं बच्चों 0.20 मीटर्स की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 0.02 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपका ये आंसर आ जाएगा, ये मीटर में आपका जाएगा। तो यानी कि आपका 0.2 मीटर की ऊंचाई पर आपको लगभग रखना होगा। ठीक है, जैसे बच्चों अगला क्वेश्चन कहता है आपसे ये वाला कि एक नाखून पर, क्वेश्चन में कहता है बच्चों एक नाखून पर 80 न्यूटन का बल, 80 न्यूटन का बल यानी कि आपको एफ दे दिया बच्चों, 80 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसके किनारों का परिच्छेद क्षेत्रफल आपको ए दे दिया बच्चों, कितने वैल्यू 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको जब बच्चों मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा बच्चों आपका 0.002 इंटू 10 की पावर बच्चों -4 मीटर स्क्वायर चला जाएगा। किनारे पर दाब ज्ञात करना है आपको बच्चों, पी निकालना है कि पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी। तो आप बच्चों जानते होंगे कि फॉर्मूला हमको यहाँ पर कौन सा लगा के चलना है। आप फॉर्मूला लगा के चलेंगे बच्चों, पी बराबर आपका जाएगा, पी बराबर जाएगा बच्चों एफ अपॉन में ए जाएगा। अब P बराबर एफ की वैल्यू कितनी है 80 है, ए का मान कितना है 0.002 इंटू 10 की पावर बच्चों -4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? अगर यहाँ तक कोई आपको समस्या नहीं आ रही है तो यहाँ से हटा के ऊपर 3 जीरो चली जाएंगी। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो 40 बार कट जाएगा। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 40 गुना 10 की पावर 3 ऊपर जाके बच्चों प्लस की हो जाएंगी, 10 की पावर बच्चों 4 हो जाएंगी। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 गुना 10 की पावर बच्चों यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, मात्रक जाएगा इसका, इसकी यूनिट जाएगी बच्चों पास्कल। ठीक है, तो 4 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल आपका ये यूनिट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर सवाल समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अब अगले सवाल में क्या आता है कि एक व्यक्ति का भार जो है बच्चों, सबसे पहले आप वैल्यू को देखें क्या क्या आपको दे रखा है। 80 किलोग्राम दे रखा है। इसके द्वारा जमीन पर कितना दाब लगाया जाएगा, कितना दाब, यानी कि आपको पूछ रखा बच्चों पी। ठीक है, नंबर 1 जब वह लेटा है, नंबर 2 जब वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो। शरीर का दे रखा है बच्चों क्षेत्रफल आपको, और एक पैर का दे रखा है कितना आपका होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, जी की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों यहाँ पर काम करेंगे आपका नंबर 1 पार्ट पर, जब वह लेटा होगा, जब वह लेटा होगा तो उस केस में उसके शरीर का क्षेत्रफल काम करेगा, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 1.2 मीटर स्क्वायर, और जी की वैल्यू आपको दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए बच्चों, अगर यहाँ तक बच्चों आपके बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। जैसे आपकी वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल कर आएगी, देखिए P बराबर आप जब निकालेंगे तो F अपॉन ए जाएगा, F की जगह बच्चों आपका एम जी अपॉन में ए चला जाएगा। P बराबर M की वैल्यू कितनी है बच्चों 80 है, G का मान यहाँ पे 9.8 है, A का मान कितना बच्चों 1.2 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से बच्चों इस पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, 2 से काटें 2 छिक्का 12, यहाँ से इसको काटें तो 49 कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए अगर कोई दिक्कत नहीं है तो 3 से इसको, अगर 2 से इसको काटें तो 3 बार कट जाएगा, यहाँ पे इसको काटें तो 40 बार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों आपकी, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए बच्चों 40 यानी कि 4 की इसमें जीरो आ जाएगा, 4 में 36 का 6 का हासिल लगे कितने 36 का 6 का हासिल लगे 3, 4 चौक 16 और 3 19 बटे 3। कैसे इसको भाग करेंगे बच्चों, तो 3 से इसको भाग करेंगे, 3 6 18 बचेंगे 1, इसमें चला गया 3 बचे 15 बचेंगे 1, तो 10 हो गया, 3 3 9। ठीक है, तो इतना आ जाएगा समथिंग, क्योंकि 1 चलेगा तो 3 ही आ जाता रहेगा। तो उसको ओवरऑल लिख लेंगे बच्चों हम यहाँ पे
6.53 इंटू 10 की पावर 2 पास्कल। ठीक है, ये इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नंबर 2 आपको ये करना क्या है बच्चों, नंबर 2 करना है बच्चों आपको कि जब वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो। जब वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो। ठीक है, जब वह बच्चों अपने दोनों पैरों पर खड़ा होगा तब उस केस में आपको एरिया जाएगा, यानी कि एक पैर का क्षेत्रफल, एक पैर का क्षेत्रफल आपको दे रखा है बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जाएंगे तो 60 गुना 10 की पावर बच्चों -4 मीटर स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है, और जब वह बच्चा अपने दोनों पैरों पर खड़ा होगा तो उस केस में जाएगा आपका P बराबर F/2A, एरिया हो जाएगा डबल। F की जगह लिख लेंगे बच्चों mg/2 ठीक है, M की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 80 किलोग्राम का है, G का मान 9.8 चला जाएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आएगी 1. ए की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपकी 60 गुना 10 की पावर -4। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों नहीं है तो आप ध्यान देंगे, इसको इससे काटेंगे तो ये 4.9 चला जाएगा, इस 0 से 0 को काटेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके बच्चों? तो ध्यान देंगे, जब ये पावर जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगी। ठीक है, अब इसको काटें तो 3 2 3 6 है ना, ये आपका 4 आ जाएगा। इसकी गुना करेंगे बच्चों यहाँ पे तो 4 चौक 4 9 36 का 6 का है ना, हासिल लेंगे 3 4 चौक 16 और 3 19 बटे में 3, पावर जाएंगे बच्चों ये प्लस के हो जाएंगे ऊपर जाके, तो आपका जाएगा यहाँ पे P बराबर, जब इसको भाग करें 3 6 18, इसमें जाएगा 3 पंजे 15, 3 3 9, तो 6.53 10 की पावर 4 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा जब वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे। आगे कहता है बच्चों कि वायु दाब पारे के 75 सेंटीमीटर आपको दे दिया बच्चों, यहाँ पे एच बराबर आपका हो गया 75 सेंटीमीटर। जब 75 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो कितना है, 75 गुना 10 की पावर -2 मीटर। इसे न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए, यानी कि आपको पी निकालना है और आपको बच्चों जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रो दे रखा है आपको 13.6 गुना 10 की पावर बच्चों 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो पी और आपका होता है फॉर्मूला ρg(h) होता है। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे तो पी बराबर आपका जाएगा, रो की वैल्यू जाएगी 13.6 इंटू 10 की पावर बच्चों 3 चला जाएगा, जी की वैल्यू यहाँ पे 10 चली जाएगी और 75 गुना 10 की पावर माइनस के बच्चों यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसकी में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 136 गुना और 75 चला जाएगा। पावर देखेंगे 3 में से 2 गई तो बस 1 बच जाती है, तो अब इसकी जब गुना करेंगे बच्चों तो देखेंगे यहाँ पे ध्यान से कितना जाएगा, यहाँ पे 75 छिक्का कितना हो जाता है बच्चों, 7 छिंग 42 5 छिंग 30, 7 छिंग 42 420 और 30 450 के 0, एक तो 10 ये वाला ऐसे रहेगा, 450 की 10 की 0 चलेगा 45, तो 45 तिया कितना, 75 तिया कितना हो गया, 75 दूनी 150 है ना, 150 125 75 225 और 45 270, 270 की 0 हासिल है 27, 75 और 27 102। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे 1.02 यानी कि 4 अंक हो गए बच्चों और एक 0 ये है तो 5 पावर होगी, तो 1.02 इंटू 10 की पावर बच्चों प्लस के 5 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर में इसको बदला गया है। इस तरीके से इसका आंसर जो आएगा बच्चों 1.02 इंटू 10 के पावर बच्चों 5 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही करेंगे, धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।